नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 से संबंधित इकाई 1 का एक दूसरा भाग लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हिंदी का भौगोलिक विस्तार, इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। प्रतिमा मैम, हेलो, गुड इवनिंग। तो इकाई 1 में हमने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कई सारे टॉपिक थे जो इसमें पूरा हिंदी भाषा और उसका विकास, इकाई 1 जो है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके अंतर्गत ये सब आते हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हिंदी का भौगोलिक विस्तार और जो भी है आगे डिस्कस करेंगे। तो आज से हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार प्रारंभ कर रहे हैं। ये 3 भागों में विभाजित होगी वीडियो। ये पूरा सारा सिलेबस हमारा हिंदी का भौगोलिक विस्तार से संबंधित 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे हिंदी की व्युत्पत्ति और अर्थ एवं विकास। तो उससे पहले हम एक बार देख लें कि इकाई 1 में क्या क्या है। तो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास है, जिसमें हमने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लिया है, जो कि 8 भागों में विभाजित हुई है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पुरानी हिंदी का संबंध और अपभ्रंश अवहट, ये सभी कुछ उसमें है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनका वर्गीकरण है। ये हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत सभी कुछ डिस्कस किया है। तो और आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जो शायद 2 या 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, ज़्यादा इसमें नहीं है। भौगोलिक विस्तार, राकेश कुमार जी, गुड इवनिंग। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार इस हफ्ता ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये जो दूसरा भाग है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी की बेल विशेष की वजह से। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, तो इसमें है हिंदी की उपभाषाएं हैं, जिसमें इसमें तो टॉपिक उपभाषाएं ही है, लेकिन हम इसमें उपभाषाएं और उनकी बोलियां वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। और दूसरा है इसमें टॉपिक पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। और तीसरा जो होगा वो खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। ये 3 टॉपिक होंगे जिन्हें हम 2 दिन में या 3 दिन में कवर कर लेंगे। तो इसमें हिंदी भाषा और विकास ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा ही इसमें, क्योंकि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपने देखा ही, उसके तो 8 पार्ट हो गए हैं। ज़्यादा सिलेबस एक साथ नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ताकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा एकदम से करने के चक्कर में वो नीरसता आ जाए, एकदम से मन उस चीज़ से हट जाए। अभी थोड़ा पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें, उसको जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से करें। ये मेरी एक टेक्निक रहती है, मेरा जो थॉट है वो यही है कि जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, भले ही थोड़ा हो, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। तो सर्वेश जी, गुड इवनिंग। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हमारा लगभग रिवीजन भी 2-3 बार हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन अभी जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ समझ समझ के करना है। तो जिसमें ये हिंदी का भौगोलिक विस्तार आज से हम स्टार्ट करेंगे, और जो हिंदी के का भाषिक स्वरूप है उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हो सकता है सभी ने इतना डीपली कभी नहीं पढ़ा हो। स्वनिम, खंड और खंडेतर ध्वनियाँ, ये सभी कुछ, और उसके जो सभी कुछ पार्ट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, तो वो उसमें टाइम लग सकता है। बाकी क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, इन सब में हिंदी की रूप रचना में नहीं लगेगा टाइम। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिंदी शब्द का अर्थ। तो जब हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे तो हिंदी की उपभाषाएं और उसकी बोलियां भी पढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। तो हिंदी शब्द का अर्थ है भारत या भारतीय। ये भारत की भाषा के लिए मुसलमान जबान हिंदी का प्रयोग करते थे, जो बाद में हिंदी जबान और फिर हिंदी रह गया। तो जो मुसलमान थे वो
हिंदी की वो जो भाषा, भारत की जो भाषा थी, उसके लिए जवान हिंदी शब्द का प्रयोग करते थे। तो इसमें बाद में ये हिंदी हो गया था। तो इसका एक व्यापक अर्थ पहले देखेंगे कि व्यापक अर्थ क्या है, हिंदी भाषा का व्यापक अर्थ। तो अपने व्यापक अर्थ में हिंदी हिंद प्रदेश में बोली जाने वाली समस्त 18 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा है। तो ये जो मत दिया है ये श्याम सुंदर दास और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार है कि हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली जो 18 बोलियों की प्रतिनिधि भाषा है। और इसकी जो बोलियां थी वो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली आएगी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएगी। और पहाड़ी में पूर्वी पहाड़ी, नेपाली, और मध्यवर्ती पहाड़ी जौनसारी। तो ये सब आएंगे। उसमें राजस्थानी में पूर्वी राजस्थानी में और उत्तरी राजस्थानी में मेवाती आएगी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी। और बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये सब आएंगे इसके व्यापक अर्थ के अंतर्गत। तो यानी हिंदी और हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली समस्त जो 18 बोलियां हैं उनकी प्रतिनिधि भाषा के रूप में इसको दर्शाया गया है व्यापक अर्थ में। और हिंदी भाषा का सामान्य अर्थ क्या है? तो अपने सामान्य अर्थ के अनुसार हिंदी की बोलियों को ही हिंदी भाषा की बोली के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका जो सामान्य अर्थ है, इसमें ये जॉर्ज ग्रियर्सन और सुनीत कुमार चटर्जी जो हैं भाषा वैज्ञानिक के अनुसार केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, उनकी जो बोलियां हैं वही हिंदी की बोली के रूप में उन्हें ही स्वीकार किया गया है। ये जो इस मान्यता के अनुसार जो हिंदी की 8 बोलियों की प्रतिनिधि जो हैं, हिंदी को 8 जो बोलियां हैं उनकी प्रतिनिधि भाषा माना गया है केवल। तो जिसमें पश्चिमी हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। तो ये भी हमें आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करना ही है, तो इसको हम डीपली नहीं देखते हैं। सामान्य अर्थ में आप समझ सकते हैं कि केवल पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोली के रूप में जो इसमें स्वीकार किया जाता है वो सामान्य अर्थ के अंतर्गत आता है। और ये विशिष्ट अर्थ थोड़ा ध्यान देना है कि हिंदी भाषा का विशिष्ट अर्थ क्या है। तो हिंदी भाषा का समसामयिक आशय है कि खड़ी बोली हिंदी से है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे संघ की भाषा के रूप में एवं 8वीं अनुसूची में देश की 18 प्रमुख बोलियों को स्थान दिया गया है। तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे संघ की भाषा के रूप में स्थान मिला है, जो कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आता है। और जो इसकी 18 प्रमुख बोलियां हैं इनको स्थान 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मिला है। तो जो परिनिश्चित हिंदी, मानक हिंदी या व्यवहारिक हिंदी, इसके जो ये सब हैं भेद, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा केवल इसकी व्युत्पत्ति, उसका प्रयोग और अर्थ से संबंधित। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो भारत देश की भौगोलिक सीमाओं के लिए प्रयुक्त पुरातन नाम, पहले कि जो भारत देश की जो भौगोलिक सीमाएं थी उसके लिए पहले नाम क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? ब्रह्मवत, वर्त और भारत खंड, जम्बूद्वीप, ये आर्यावत, उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा भारत। तो ये जो नाम है ये भारत देश की भौगोलिक सीमाओं के लिए और उसके जो भाग हैं उन पूरे भारत देश के लिए जो अलग अलग नाम प्रयोग किए गए हैं प्राचीन समय में। हिंदी तथा हिंदुस्तान शब्द भी प्राचीन काल से ही प्रयोग होते हैं। तो ये दोनों शब्द ईरानी संपर्क से व्युत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदी और हिंदुस्तान शब्द जो है वो ईरानी से उत्पन्न हुए हैं। पारसियों की जो प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है दशातीर में भी हिंद का उल्लेख मिलता है। तो अब इसके बारे में डीपली बात करते हैं कि ये जो दोनों शब्द हैं वो ईरानी से व्युत्पत्ति मिले हैं, हिंदी और हिंदुस्तान। तो कुछ ऐसा माना गया है कि जो पहले महर्षि वेद व्यास के समय में भी देश को हिंद कहने लगे थे, क्योंकि जो महर्षि वेद व्यास के ईरान जाने का भी कुछ ग्रंथों में
उल्लेख मिलता है कि वो ईरान गए थे और उस समय से ही हिंद शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है हिंदी भारत के लिए। और पारसियों की जो धार्मिक पुस्तक है दशातीर, उसमें भी हिंद का उल्लेख मिला है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हिंदुस्तान के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत ही पुरातन समय से चलता आ रहा था। ऋग्वेद में सिंध और सप्त सैंधव नदी और 7 नदियों के निमित्त कई बार तथा विशिष्ट प्रदेश के अर्थ में एक बार प्रयुक्त हुआ है। तो यानी सिंध शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद में भी कई बार हुआ है। और जो ईरानी ध्वनियाँ होती हैं उसमें शा जो ध्वनि है आर्य भाषा की, भारतीय आर्य भाषा की का जो वर्ड है शा ध्वनि जो है वो ईरानी में हा के रूप में उच्चारित किया जाता है। यानी सप्त होगा तो वो कहेंगे हफ्त और अशुर होगा तो अहोर। तो ये ईरानी में परिवर्तित हो जाते। तो यही ऐसा ही माना जाता है कि जो सिंधु था वो ईरानी साहित्य में हिंद शब्द का पर्याय बना, हिंद शब्द के रूप में प्रयोग किया गया। ये ऐसा भोलानाथ तिवारी जी ने माना है। और हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में बहुत बाद में हुआ। गुड इवनिंग रंजू मैम। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो मानी जाती है वो संस्कृत के, नमस्ते रंजू मैम, तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है जो फारसी भाषा में हिंदू हो गया था। जैसे इसमें एक प्रकार जो हिंदू से हिंदी तक का जो विकास क्रम है वो पूरा दिया गया है कि हिंदू, फिर हिंद, उसके बाद हिंदी और हिंदी। तो जो सिंधु शब्द था, मूल शब्द जो था, उसमें उसको प्रयोग उसका बदल कर हिंदू हो गया फारसी भाषा में। तो वो हम देखते हैं कि ध्वनि परिवर्तन के आधार पे हुआ था। और जो उसमें उसी भाषा में ही सा को हा में परिवर्तित करते थे और धा जो था वो दा में परिवर्तित हो गया। तो यानी उससे ही हिंदू बना। तो सिंधु से हिंदू तो हो गया, लेकिन बलाघात की जो प्रवृत्ति होती है उसके कारण जो अंतिम शब्द था, अंतिम स्वर जो था ऊ, वो भी लुप्त हो गया। जी बिल्कुल रंजू मैम। तो इसमें अंतिम स्वर ऊ जो था वो लुप्त हो गया और हिंद का जो हिंदू था वो हिंद हो गया। पहले सिंधु, उसके बाद हिंद हुआ और उसके बाद हिंद से क्या होगा कि उसको एक प्रत्यय उसमें जोड़ा हिंदिक, यानी हिंदीक, इक प्रत्यय उसमें जोड़ के हिंदीक हो गया। हिंद प्लस इक, जो विशेषणार्थक प्रत्यय होता है उसमें इक जोड़ा गया तो हिंदीक हुआ। उसके बाद जो लोप की प्रवृत्ति होती है उसके कारण उसका जो अंतिम शब्द है का लुप्त हो गया और जिसके बाद शब्द बना हमारा हिंदी, यानी हिंदीक से बना है हिंदी। और हिंदी शब्द का जो अर्थ है वो मैंने बताया है, ये भारत या भारतीय, यानी भारत का और भारतीय का। जैसे कि चीनी जो प्रयोग होगा वो चीन का अर्थ होगा, चीन के लिए प्रयोग होगा, और जापानी का अर्थ होगा जापान का। इसी प्रकार हिंदी का जो प्रयोग हुआ है वो हिंदी का के लिए हुआ, हिंद का यानी। अब भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग, तो भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब में होता था। और अरबी फारसी में जवाने हिंदी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं के लिए किया गया है। जवाने हिंदी जो शब्द था इसका प्रयोग भारत की सभी भाषाओं के लिए किया गया है। तो समस्त भाषाओं में वही आएगी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से ही अर्थ होगा, इनका अभिप्राय होगा। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने संपादित की है पुस्तक हिंदी साहित्य कोश। तो इसके अनुसार 13वीं और 14वीं सदी के में देश भाषा को हिंदी या हिंदीक या हिंदुई नाम देने में अमीर खुसरो का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अमीर खुसरो को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने नहीं माना है, लेकिन जो ज़्यादातर अधिकतर माना जो गया है वो अमीर खुसरो को सर्वाधिक माना गया है। और वर्तमान में हिंदी शब्द का प्रयोग, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ जो हैं, जो भी उससे जुड़े ग्रंथ हैं, उसमें हिंदी का अर्थ
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा गया है। हिंदी भाषी प्रदेश जो कहा गया है वो इन सभी क्षेत्रों जो हैं इनकी ही भाषा को कहा गया है हिंदी प्रदेश। और वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। जो मैंने बताया अभी आपको कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 में, और उसकी बोलियां जो है वो 8वीं अनुसूची में हैं। तो संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया है, उसमें वर्णित है। तो जो पहले इसमें ईरान में के जो बादशाह थे नौशेरवान, उन्होंने अपने दरबारी हकीम बजरोया को, जो एक प्राचीन ग्रंथ है पंचतंत्र, उसका अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। तो बजरोया ने जो अनुवाद किया उसका नाम रखा कलीला व दिमना। जो कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम रखा कलीला व दिमना। और कलीला व दिमना की जो भूमिका लिखी वो वहाँ के मंत्री ने मिहिर ने लिखी है, और उसमें कहा गया, उसमें ही सब ये प्रयोग हुआ है जवाने हिंदी। और अरबी फारसी में जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग भारत की सभी भाषाओं के लिए हुआ है। भी मैंने आपको भी बता ही दिया है। तो जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सभी यहाँ पे आपको दी जा चुकी है। कल से हम अपना ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार जो है उससे संबंधित होगा। इसे 3 पार्ट में डिवाइड होगा कि इसमें हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां होंगी, और उसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी वर्ग और उसकी बोलियां होंगी। और ये काफ़ी बड़ी सी यूनिट है जिसमें काफ़ी हिंदी का भाषा का प्रयोग और उसके विविध रूप भी हैं। तो ये सभी हम उसी में ही काफ़ी टाइम लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो पूछें। तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और हिंदी के जो संवैधानिक स्थिति है राकेश जी, हम वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी के ही अंतर्गत आएगा। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ये बताएं। 434 में या 343 में संविधान की किस भाषा? बिल्कुल प्रतिमा जी, राइट आंसर 343 में। ये तो छोटे पे से ही पढ़ना शुरू कर देते। राकेश कुमार जी, राइट आंसर। हिंदी किस भाषा का शब्द है, अरबी या फारसी? हिंदी किस भाषा का शब्द है? सर्वेश जी, राइट आंसर। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है, बताएं, अरबी या फारसी? तो इसके बाद हम थोड़ा कुछ बात कर लेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जो कि अभी सर ने पूछा है। बिल्कुल राइट आंसर, सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सभी का राइट आंसर। हिंदी की बोलियां किस अनुसूची में वर्णित हैं? हिंदी की जो बोलियां हैं वो किस अनुसूची में वर्णित हैं, 7वीं या 8वीं? बताएं। प्रतिमा जी, राइट आंसर। राकेश जी, राइट आंसर। तो हिंदी की बोलियां जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है। सर्वे जी, राइट आंसर। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। हिंदी की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है, हिंदू शब्द से या सिंधु शब्द से? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। तो हिंदी की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है, बताएं। बिल्कुल राइट आंसर प्रतिमा जी, सिंधु। हिंदी की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है, जो बाद में हिंद हुआ, फिर उसके बाद हिंद हुआ। बिल्कुल सिंधु से हुई है, हिंदी हुआ। सर्वेशी, राइट आंसर।
तो पंचतत्व का अनुवाद किस शीर्षक से हुआ? तो कलीला व दिमना या जवाने हिंदी? जवाने हिंदी तो हिंदी को इस थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसका आंसर कलीला व दिमना कुछ गड़बड़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अनुच्छेदों से संबंधित। तो कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं तो फिर हम डिस्कस करें उसके बारे में। तो राजभाषा का जो प्रावधान अभी सर पूछ रहे थे वो संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो वैसे तो हम ये डिस्कस करते हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जो है लास्ट हमारा टॉपिक है, उसमें डिस्कस करना था। तो चलिए, आपने पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये 343 से 351 के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। और 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि को मान्यता मिली है। यही आज का क्वेश्चन भी था, ये लास्ट में हमने यही पढ़ा है। और जो भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी है, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, सभी को ही पता है, इसीलिए। तो एक क्वेश्चन आया था शायद नेट में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होगा। इस बार नेट में आया था शायद ये क्वेश्चंस। तो इसमें राइट आंसर होगा इसका 120। अनुच्छेद जो 120 है उसमें हिंदी व अंग्रेजी जो है उसको संसद का कार्य जो है उसके अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 120 के अनुसार। तो ये अनुच्छेद, ये सभी हम उसमें विविध रूप के अंतर्गत डिस्कस करेंगे ही, इसीलिए मैं टाइम थोड़ा लेती हूँ कि जो एक तरह का टॉपिक है वो एक दिन में डिस्कस हो। कि हिंदी से संबंधित आज हमने जाना कि हिंदी किस किस क्या उसका रूप है, भाषिक स्वरूप कहाँ प्रयोग होता है, और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ये बिल्कुल आपके उससे पहले का है। आपकी यूनिट जो भी स्टार्ट नहीं हुई है, आपका जो टॉपिक है वो उपभाषाओं से संबंधित है। वो अगर हमें जहाँ से हम अगर शुरुआत करें तो भाषाएं उपभाषाओं से ही संबंधित है, उसमें बोलियों का भी वर्णन नहीं किया गया है। क्या कहा था सर ने? सर्वेश जी क्या टाइप किया आपने, ज़रा बताएं। 18 बोलियां हैं, शायद आप बोलियों से संबंधित कुछ पूछ रहे हैं। 22 भाषाएं हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन करें। कुछ भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आपने पूछा था, तो मैं बाद में देख लूँगी आपका जो भी रहेगा, तो कल के वीडियो में उसको बता दूँगी आप सभी को। अभी तो मिस हो गया मुझसे। बिल्कुल 18 बोली है प्रतिमा जी, 8वीं अनुसूची में ये वर्णित भी है। तो एक सर कोई कह रहे थे कि क्लास थोड़ी बड़ी करें, राकेश सर ने शायद बोला था कि क्लास का टाइम थोड़ा बड़ा कर दें, लेकिन बड़ा करने से एक नीरसता आती मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगता है कि जितना पढ़ रहे हैं उससे अगर हम कुछ ज़्यादा, जी प्रतिमा मैम, तो थोड़ा सा बड़ा करने पे एक बर्डन सा आ जाता है। जैसे आप सुबह पढ़ रहे हैं और शाम का जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक अगर आप उसको रिवाइज भी कर लेते हैं तो उतना ही पर्याप्त है। वैसे भी अभी काफ़ी टाइम है, इतना ही ठीक है। ओके राकेश जी, धन्यवाद। क्योंकि आपने उस दिन जो कहा था मैंने उस बात पे अमल किया, और एक मैंने उससे रिलेटेड एक लेक्चर थोड़ा लंबा किया जो 51 मिनट्स तक हो गया, जो जिसमें ना पढ़ाने में रोचकता आई और ना ही पढ़ने वालों को अच्छा लगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, वो 51 मिनट्स का है, तो इसलिए मैंने उसको रिकमेंड भी नहीं किया है, कहीं उसको शेयर भी शायद नहीं किया है। आपने नहीं बोला था तो ओके, हो सकता है किसी और ने बोला हो, लेकिन जो किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने कहा चलो एक दिन क्लास बड़ी करके देख लेते हैं। क्योंकि मैं ऐसा कोई लेक्चर बड़ा ऐसा नहीं करना चाहती जो एकदम से उस टॉपिक को फिर हम लोग छोड़ना ही शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें समझ में नहीं आता है। फिर अगर ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है तो फिर वो वहाँ से हमें बंद करना ही ठीक लगता है। मैं पर्सनली ये चीज़ नहीं पसंद करूँगी कि एक कोई इतना 51 मिनट्स तक मैं एक ही टॉपिक डिस्कस करती रहूँ बार बार उसी को ही, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है।
तो आप लोग देखना चाहें तो जो पेपर 1 से संबंधित एक वीडियो है, जिसमें मुझे लगता है शायद मुझे उस टॉपिक पे दोबारा ही डिस्कशन रखना पड़ेगा। कुछ भाषा क्या टॉपिक था, अभी ध्यान तो नहीं आ रहा मुझे। शिक्षण की विधियाँ था शायद, शिक्षण की विधियाँ और शायद शिक्षण में जो प्रयोग की जाने वाली सामग्री